हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेज पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बताइए आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे होंगे, और जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि सीटेट स्पेशल सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का चैप्टर नंबर ये 3 है, आनुवांशिकता एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो एक लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा दोस्तों अगले वीडियो से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपका 3 नंबर चैप्टर से जितना सारा क्वेश्चन आएगा सीटेट में, यूपी टेट में या अदर कोई सारा टेट एग्ज़ाम में, टीचर एग्ज़ाम्स में, वो आपको नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहे आप इस वीडियो को अंत तक। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, और आपके चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी को ठीक से दिख पाए। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, और जिस जिस पॉइंट को मैं अंडरलाइन करूँगा आप हो सके तो अपने कॉपी पे राइट कर लेंगे, लिख लेंगे, या नहीं बुक होगा तो वहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। और इस पॉइंट से देखेंगे आप क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊंगा इस चैप्टर का, तो यहीं से क्वेश्चन आता है। कार्य आनुवांशिकता एवं वातावरण गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम हेरिडिटी कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, डीएनए ट्रांसफर, आनुवांशिकता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण ट्रांसफ़र होता है, जैसे दादा दादी से माता पिता, माता पिता से बच्चे में आते हैं, फिर बच्चे से उनके बच्चे में जाते हैं, तो इन्हीं को हम आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आनुवांशिकता के माध्यम से बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुण का हस्तांतरण बालकों में होता है, यानी शरीर के बारे में भी, मानसिक के बारे में भी और समाज के बारे में भी ये सारे गुण हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जेम्स ड्रेबर महोदय का एक डेफिनेशन है जिनको आप लोग याद रखेंगे। कार्य शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है। यहाँ पे कह रहा है वुडवर्थ, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर को ही हेरिडिटी कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आनुवांशिकता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पे कह रहा है आनुवांशिकता का प्रभाव, जैसे आप देखेंगे विभिन्न लक्षण में शारीरिक बुद्धि और चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। शारीरिक बुद्धि में और चरित्र का दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे आइए
आप देख सकते हैं कि शारीरिक लक्षण का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि शारीरिक लक्षण का प्रभाव, शरीर पे कैसे कैसे लक्षण प्रदर्शित होता है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो जो मुख्य पॉइंट है मैं इनको अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, या मैं कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा इसका। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है बालक के रंग रूप, ठीक है, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक का शरीर का रंग रूप, आकार, प्रकार, शरीर का गठन जो होता है ना, ऊंचाई इत्यादि में, यह महत्वपूर्ण भूमिका आनुवंशिकता निभाता है। जो हेरिडिटी से मिल जाता है माता पिता से, वो गुण यहाँ पे नहीं बदलता है, उनका विकास होता है। जैसे कि जो बच्चे काले, गोरे, श्यामले जैसे पैदा होते हैं, वो किसी भी वातावरण में चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन वो बदल नहीं सकता है। कहा जाता है कि जिनके माता पिता छोटे होते हैं उनके बच्चे भी थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दे रहा है कि अधिकांश जुड़वा भाई, ठीक है दोस्तों, क्या लिख रहा है कि अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं, यानी ट्विंस जो होता है, जो दो पृथक युग्मों से विकसित होते हैं, भाइयों जैसे जुड़वा भाई बहनों की तरह मिलते जुलते हैं, परंतु अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपको दिखने में बिल्कुल सेम लगेगा, जुड़वा भाई बहन क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे गुण है जो उनको विभिन्नता यानी भिन्नता को दर्शाता है, अलग अलगता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कह रहा है बालक का आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करेगा, पिछले चैप्टर में आप पढ़ भी चुके हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कह रहे शारीरिक लक्षणों के वाहन जीन प्रखर, ठीक है दोस्तों, और प्रतिगामी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे कि जीन जो होता है, ठीक है दोस्तों, क्या है, जीन जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, पहला होता है प्रखर जीन यानी तेज वाला, अगला है प्रतिगामी, थोड़ा मंद होता है। यहाँ पे सुनिए, एक ज्ञात सत्य है किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिलाओं में रंगों को पहचान की अंधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकता है। एक दादी और माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रसित हुए बिना किसी नर शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे इसीलिए स्थिति है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है यानी तेज होती है, परंतु महिला में प्रतिगामी होती है। अब यहाँ पे समझिए, जींस दो प्रकार का है, एक प्रखर एक प्रतिगामी। एक तीव्र यानी तेज रूप से दिखेगा, जो प्रखर मतलब होता है कि जो स्पष्ट रूप से दिखे आपको, प्रतिगामी मतलब मंद रहता है, वो दिखता नहीं है। यहाँ पे समझिए, जींस जो होता है हमेशा जोड़ा में होता है, पेयर्स। किसी जोड़े में दोनों जींस प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति पे विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा। जैसे कि एक उदाहरण एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, किसी के माता पिता, बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता है ना आदमी कि ये तो अपने मम्मी पे गया है और ये अपने पिता पे गया है। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका यही कारण है कि जींस हमेशा जुड़वा होता है, यानी जींस हमेशा जोड़ा में होता है। तो ये होता है कि जिन पे ज़्यादा गुण जिनका दिखाई देता है, इनका मतलब है कि वो प्रखर जींस था और दोनों मिला, इसीलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पिता वाला दिखाई देगा तो पिता के पास से आया वो प्रखर जींस कहलाएगा, माता से तो माता वाला दिखाई देगा। तो यही बात है, यहाँ पे समझिए, खड़े उस व्यक्ति में विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। अब आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि पुरुष से ज़्यादा रंग अंधता महिला में होती है और प्रतिगामी होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र कर सकती है, अगर उसमें हो भी या न भी हो। अगर किसी के माता में, दादी में रंग अंधता नहीं भी है, अगर उनके पास ऐसा जींस है तो वो बच्चा में आगे दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी। जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में, यानी जो तेज होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वही आपको बच्चे पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए, कह रहे प्रतिगामी जीन्स संप्रेषित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह अगली पीढ़ी में आप
लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, अतः किसी विशिष्ट लक्षण, ठीक है दोस्तों, यहाँ छूट तो नहीं रहा है ना, नहीं, यहाँ पे कह रहा है किसी विशिष्ट लक्षणों के दिखाई देने के लिए प्रखर जिन्स जिम्मेदार होते हैं। किसी पे जो दिखता है स्पष्ट रूप से कि ये पिता का ज़्यादा दिख रहा है, माता का ज़्यादा दिख रहा है, तो उसका जो है ना प्रखर जिन्स का काम है ये। तो आप लोग लिख लिए होंगे जिन्स दो प्रकार का होता है, प्रखर एवं प्रतिगामी। प्रखर मतलब होता है स्पष्ट रूप से दिखने वाला, प्रतिगामी मतलब होता है मंद रूप से दिखने वाला, नहीं दिखता है। अब समझिए, कह रहा है जो अभिलक्षण मतलब प्रेजेंट टाइम में जो लक्षण दिखाई दे प्रदर्शित होते हैं, जैसे आँखों का रंग, समलक्षणी, फेनोटाइपिक, ठीक है दोस्तों। अब समझिए, सबसे ज़्यादा जो आनुवांशिकता गुण प्रभावित करेगा ना और दिखेगा ना, वो क्या है? आँख या आँखों का रंग, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिए, आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होने वाला और दिखने वाला कौन सा ऐसा आनुवांशिक गुण होता है, तो आँख का रंग ये जो है सो बिल्कुल दिखने वाला चीज़ होता है। अब आपको कह रहा है कि प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। अभिलक्षण आनुवांशिक रूप से प्रतिगामी जीन के रूप में संचारित ट्रांसफर हो जाती है, परंतु प्रदर्शित नहीं होते। उन्हें क्या कहते हैं? समजीनोटाइप कहते हैं। इससे आप ऊपर पढ़े थे, प्रखर जीन को क्या कहा जाता है? जिसको दिखाई देगा समलक्षणी, जो सब में दिखाई देगा यहाँ पे आँख वाला, और यहाँ पे जो है प्रतिगामी, जिसको क्या कहते हैं? समजीनोटाइप्स, ठीक है दोस्तों। आप समझिए, आप इस बात को समझ चुके हैं कि प्रतिगामी जीन्स स्पष्ट रूप से बालक पे दिखाई नहीं देता है और वो ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे से। जहाँ वो जोड़ा बनाएगा तभी वो जो है सो प्रखर में आएगा, तब दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? समझ रहे हैं दोस्तों अच्छे से? आपको जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, हम आपको ऑफलाइन कमेंट का भी जवाब जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है दोस्तों, और उनको भी कह देंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर जो प्रभाव है कैसा प्रभाव है? तो आनुवांशिकता का प्रभाव है। बुद्धि को अधिगम, लर्निंग की योग्यता। आप समझिए, आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो अपने बुद्धि के अनुसार ही सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि समायोजन योग्यता, ठीक है, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की योग्यता, क्षमता रूप में परिभाषित करने की योग्यता, ये सब कहाँ से आता है? बुद्धि का ही काम है, सीखते हैं। अब आपको आगे कह रहा है कि सीखने की गति अधिक होती है पर उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बालक के पास अगर अच्छी बुद्धि है तो वो अच्छे प्रकार से सब जगह जो है अपने आप को क्या करता है? स्थापित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इसी पे आप देख रहे हैं कि गोडार्ड महोदय अपना परिभाषा दिए हैं। क्या दिए हैं? परिभाषा। कह रहा है गोडार्ड महोदय का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि, ठीक है, और तीव्र बुद्धि माता पिता का संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल हो बालक संवेगात्मक क्षमता विकसित होता है। अब समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे कह रहा है गोडार्ड महोदय का है, कह रहा है कि जिसकी माता पिता का तीव्र बुद्धि है उसके बच्चा भी तीव्र बुद्धि वाला होगा, और जिसके माता पिता का मंद बुद्धि है उसके बच्चा भी मंद बुद्धि होगा। यानी तीव्र बुद्धि वाला का तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि वाला का मंद बुद्धि। ये कहीं ना कहीं पूरी सही नहीं हो सकता है दोस्तों, कहीं कहीं ये उल्टा भी पड़ जाता है। जिनके माता पिता मूर्ख हैं, ज्ञान नहीं है, क्या उनके बच्चे पढ़ के तेज नहीं बन सकते हैं? डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, क्या नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अधिकतर मामला में देखा जाए तो जहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षित समाज में ही उत्तम व्यक्ति का वासना अच्छा रूप से हो पाता है या शिक्षित हो पाता है।
कहने का मतलब है जहाँ पे अच्छा वातावरण मिले वहाँ पे बालक अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको आगे इसी में हम देखने को मिलेगा क्या कह रहा है कि बालक में जिस प्रकार, ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और सारे चीज़ देखेंगे। कह रहा है बालक में जिस प्रकार संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करेगा। आप पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जितने सारा विकास है एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। एक विकास अगर प्रभावित हुआ तो दूसरा विकास भी ऑटोमेटिक प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि यह अंतः संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको कहता है यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है तो उसमें ईर्ष्या यानी वैमनस्यता, सामंजस्य नहीं बैठा पाने का, एडजस्ट नहीं करने का भावना अधिक होती है। विकास की प्रक्रिया इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, पड़ेगा ही पड़ेगा जैसा रहेगा। अब कह रहे संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, इसको अंडरलाइन करके भी कीजिए, पढ़ाई में किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं देते पाते, फलस्वरूप उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। तो ये बात, ये क्वेश्चन लगभग में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चरित्र पर प्रभाव यानी कैरेक्टर पर प्रभाव, इसको समझिए। चरित्र पर प्रभाव जो है सो डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक का है। किनका है? डगडेल का है। गोडार्ड महोदय का था बुद्धि पर, यह है चरित्र पर। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक अपने अनुसंधान रिसर्च के आधार पर बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है, चाहे सामाजिक हो, मानसिक हो, ठीक है दोस्तों, नैतिक का हो। कार्य व्यक्ति के चरित्र पर उसके अनुवांशिक गुणों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसीलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब समझिए, कार्य डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूयक नामक व्यक्ति के वंशज का अध्ययन करके यह बात सिद्ध किया। एक ज्यूयक नामक व्यक्ति था, उसका जो भी वंशज था, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी था, सब पे वह सिद्ध करके बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए तब समझ गए कि आप सबको प्रभावित करेगा। अब आपको कह रहा है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या है तो आप समझ लीजिए। ये वातावरण जो है सो दो शब्दों से मिलकर बना है। आप जानते ही हैं, वात जोड़ आवरण। वात मतलब होता है हवा, नहीं, आवरण मतलब ढका हुआ। तो जिन चीज़ों से ढके हुए हैं, जैसे पर्यावरण, इसी का अर्थ है, पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है वातावरण का अर्थ? पर्यावरण क्या है? देखिए, वातावरण का अर्थ पर्यावरण होता है। तो परि जोड़ आवरण, परि मतलब होता है चारों ओर से, आवरण मतलब ढका हुआ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्राणी, मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यह सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करता है, एनवायरनमेंट का। इसे और दूसरा क्या नाम है? वातावरण या पोषण के नाम से जाना जाता है। मानव, यहाँ वातावरण मानव जीवन के विकास पर प्रभाव डालता है। कैसा? तो महत्वपूर्ण। तो एक व्यक्ति का सर्वव्यापी विकास के लिए, ठीक है दोस्तों, सर्वांगीण विकास के लिए दो चीज़ हमेशा जरूरत है, इसका अंतःक्रिया, ये याद रखिएगा। क्या सब? तो वंशानुक्रम, जिसको आप जो है सो अनुवांशिक कहते हैं। अगला है इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों, यानी पर्यावरण जिसको कहते हैं या वातावरण जिसको कहते हैं। तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान अनुवांशिकता का है उतना ही वातावरण का भी। इसीलिए मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया। अब समझिए, मनोवैज्ञानिक का जो शाखा है साइकोलॉजिस्ट का, PSYCHOLOGY होता है, नहीं, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। अब समझिए, तो अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक नहीं, साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट दो कैटेगरी में बटा हुआ है। अब कहिए कौन कौन? तो एक होता है व्यवहारवादी,
व्यवहारवादी, जो सिर्फ और सिर्फ वातावरण को बात मानते हैं। दूसरा आपको है समझिए, एक मिनट दोस्तों, जो मानता है सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि, ये दोनों चीज को मानता है। ठीक है दोस्तों, तो वातावरण, ये मनोवैज्ञानिक का दो शाखा है, आप समझिए। यहाँ पे दो शाखा में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहता है कि बालक सिर्फ और सिर्फ वातावरण से ही बन जाता है, लेकिन दूसरा कहते हैं, तो अब क्या है, आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में आ जाएगा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में आएगा था, वा, पा, स्किनर। क्या आएगा? स्किनर। यानी कहने का मतलब है थॉर्नडाइक, वाटसन, पेवलव, स्किनर, ये जो चार मनोवैज्ञानिक है, ठीक है दोस्तों, सो व्यवहारवादी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, व्यवहार को यानी वातावरण को। अब जो है सो दूसरा चार मनोवैज्ञानिक है, कौन कौन? तो कोहलर, ठीक है दोस्तों, कोफक्का, एक है लेलिन, एक है वर्दीमर। ठीक है दोस्तों, वर्दीमर। तो ये जो चार मनोवैज्ञानिक है, जो आनुवांशिकता एवं अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, वंशानुक्रम दोनों का ध्यान देता है, कहता है दोनों से बालक बनेगा। अब यहाँ पे दो परिभाषा है, एनाटैसी एवं जिसबर्ट, हॉलैंड, तो आप लोग इस सबको देख लेंगे। एनाटैसी कहते हैं पर्यावरण वह चीज़ है जो व्यक्ति जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जिसबर्ट कहते हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे कह रहा है वातावरण का प्रभाव। तो आप लोग आनुवांशिकता का प्रभाव देख लिए, सबसे पहले बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, देखे ना क्या सब था, आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार, क्या सब था आनुवांशिकता का अर्थ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम प्रभाव भी आपको दिखा चुके थे कि अब देखिए शारीरिक लक्षण का प्रभाव, ये देखे थे ना, शारीरिक लक्षण का प्रभाव देख लिए थे, ये भी जो है आनुवांशिकता का बात है। अगला आप देख चुके थे क्या, अगला देख चुके थे कि बुद्धि का प्रभाव। इससे अगला आप देख लिए कि चरित्र का प्रभाव। नहीं, तो ये जो तीन था, ये महत्वपूर्ण बात है कि यह जो तीन था क्या सब, तो शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, दूसरा था आपको बुद्धि, ठीक है दोस्तों, और तीसरा है चरित्र। यह तीन जो प्रभाव है आनुवांशिकता का प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे वातावरण का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, वातावरण का प्रभाव। जो देख रहा है आपको देख रहे हैं शारीरिक अंतर का प्रभाव भाई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा होगा, आपको आधा घंटा से ज़्यादा का होगा, तो आप लोग देखते रहें। यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक अंतर का प्रभाव, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गुठीला है, ये सब अंतर जो होता है ना, ये वातावरण का। अब समझिए शारीरिक लक्षण वैसे तो क्या है, आनुवांशिकता, लेकिन वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग का कद छोटा, जब मैदानी में रहने वाले शरीर लंबा एवं गठीला होता है। पीढ़ी निवासी स्थल परिवर्तन करने के बाद उनके लोगों के कद एवं रंग में वातावरण के प्रभाव देखा गया। जैसे दक्षिण भारत, ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत यानी केरल, तमिलनाडु सब के लोग देखेंगे लंबे लंबे, काले काले, थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का होते हैं, नहीं। और यही आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, जम्मू कश्मीर की कलियाँ, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर ठंडा प्रदेश है। वहाँ का भौगोलिक वातावरण, जलवायु वातावरण ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जा कर के रहने लगे तो कुछ दिनों के बाद उनके व्यवहार में थोड़ा बहुत सुधार जरूर हो जाएगा। तो ये दो जो क्षेत्र है, एक पड़ता है डायरेक्ट उत्तर में, नॉर्थ में, एक पड़ता है डायरेक्ट दक्षिण में, नहीं भारत के। तो यही ये वातावरण का क्षेत्र है। तो वहाँ पे रहने पे जो लोग पे असर पड़ता है, व्यवहार देखने को मिलता है, चेंजेज आता है, जिसको हम कहते हैं शारीरिक अंतर का प्रभाव। लक्षण का प्रभाव पूरा पूरी आपको आनुवांशिकता है, ये आपको वातावरण है। ठीक है,
अब है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। जैसे कि आप लोग देखिए, बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय कारक है। बुद्धि उसका कारण है, जबकि प्रजाति जाति पे भी अंतर होता है। गांव में भी निम्न तबके के लोग होते हैं, उच्च तबके के लोग होते हैं, तो थोड़ा उच्च तबका कैसे मानते हैं, उनके देखेंगे माहौल जो है ना, वातावरण जो है ना, जहाँ का अच्छा है, व्यवस्थित है, वहाँ का लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं। इधर का लोग थोड़ा कम है। अभी अब कोशिश में लगे हुए हैं, ये अंतर मिटेगा धीरे धीरे, लेकिन समय लगेगा। तो वातावरण अच्छा बनाना है। क्या कहता है, उनके पास शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। इसी के अनुसार महान व्यक्ति के पुत्र महान जगह छोड़। अब समझिए, अगर एक डॉक्टर है और क्या वो उनका लड़का डॉक्टर बन ही जाएगा, ये कोई गारंटी है? नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छे वातावरण में दे अपने बालक को तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर वातावरण अच्छा नहीं रहे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहे, तो डॉक्टर नहीं बन सकता है। प्रजाति श्रेष्ठता पे भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप देखेंगे इसी में, यहाँ पे आपको कह रहा है कि जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण, ठीक है दोस्तों, क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है क्या है कि जहाँ शैक्षिक, जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं होता है। ये डॉक्टर वाला भी कहानी हम बताया आपको। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रभाव जो है, कह रहा है व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो अब समझिए, व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या फर्क है। ये एक हुआ व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, एक होता है व्यक्तित्व। तो क्या फर्क होता है, दोनों में बहुत फर्क है। व्यक्ति मतलब पर्सन, आदमी कोई, और व्यक्तित्व मतलब इस व्यक्ति का जो व्यवहार है, बिहेव है, वो होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझिए, कह रहे व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव होता है। यानी वंशानुक्रम, हेरेडिटी से, माता पिता से जो बालक को मिलना था वो तो मिल चुका है, लेकिन उनका जो विकास होगा अच्छा और बुराई का, वो कहाँ होगा, कहाँ सीखेगा, तो वो वातावरण पे निर्भर करता है, आपके इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है। जहाँ जैसा रहेगा वैसा सीखेगा। इसी में आप देखेंगे, आप आगे चल करके करें, कोई व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। जैसे कि आप देखिए, कह रहा है यहाँ पे, जिनमें निर्धन परिवार के जन्मे व्यक्ति भी परिश्रम और लगन से श्रेष्ठता, सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्तित्व पे प्रभाव जांच किया है। जैसे 20 जोड़ा बालक जो है सो जमा किया और सब बालक को अलग अलग वातावरण में रखा। ठीक है दोस्तों, जुड़वा बालक लिया और एक को रख दिया गांव के फॉर्म पे और दूसरे को रखा नगर के फॉर्म पे, नगर में। अब दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। क्या, तो फॉर्म का बच्चा अशिष्ट, अब समझिए, गांव के फॉर्म पे जिसको रखा, अशिष्ट मतलब शिष्टाचार नहीं, चिंताग्रस्त थे, बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का बच्चा जो था शिष्ट था। ठीक है दोस्तों, और चिंता मुक्त था, अधिक बुद्धिमान था। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंसेस हुआ कि गांव के फॉर्म का वातावरण इसका मतलब अच्छा नहीं था, इसीलिए वहाँ का बच्चा शिष्टाचार अच्छा नहीं सीख पाया, अशिष्ट था। चिंताग्रस्त था ज़्यादा, वहाँ पे उनको चिंता रहता था। बुद्धिमान था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना शहर वाला था, लेकिन शहर वाले शिष्टाचार, चिंता मुक्त था, बुद्धिमान था अधिक। क्यों, क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको कहता है मानसिक विकास का प्रभाव। ठीक है, मानसिक विकास का प्रभाव, मेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट क्या है, देखिए। तो आप जो है बुद्धि का प्रभाव देख चुके हैं, जो किसका था, तो बुद्धि का प्रभाव था गोडार्ड महोदय का। ठीक है दोस्तों, बुद्धि का प्रभाव गोडार्ड का, लेकिन यह मानसिक प्रभाव गोल्डन महोदय का है, याद रखिएगा। कहता है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। सही बात है। यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध किया गया। ठीक है दोस्तों, आप भी अपने गांव समाज में देख रहे होंगे जहां पे अच्छे वातावरण नहीं है, निम्न तबके के लोग हैं या उच्च तबके के ही क्यों नहीं है, जहां पे वातावरण ठीक नहीं, जिनके फैमिली में, परिवार में, आस पड़ोस में हमेशा हल्ला गुल्ला, झगड़ा,
ये सब बातें होती रहती है, गाली गलौज, तो वहाँ का बालक का भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन जहाँ पे अच्छे वातावरण है वहाँ के बालक का भी बातचीत अच्छा शिष्टाचार होता है। यहाँ पे कहता है बच्चे का वातावरण गंदा समाज के अच्छे प्रभाव से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभाव से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपको कह रहा है बालक पर बहिर्मुखी प्रभाव, इसको समझिए। बालक पर बहिर्मुखी प्रभाव, यह एब्रॉन महोदय का है, बालक पर बहिर्मुखी प्रभाव। इसमें क्या होता है तो समझिए। 1799 ईस्वी की बात है जब एब्रॉन महोदय एक जंगली बालक को उठा करके जंगल से लाता है। तो इसका कहानी पहले समझ लीजिए। जब यह बच्चा जो है ना सो जन्म लिया तो उसको जो है सो जंगल भेड़िया उठा करके लेके चला गया। जब भेड़िया उठा करके लेके चला गया तो जैसे जैसे बालक बढ़ता गया, उसको मारा नहीं बच्चा को, और उसको पालना रखना जो रखते गया भेड़िया, और उस बालक को वहाँ पे वैसे वातावरण मिला जंगल में कि जैसे जैसे जानवर चलता था, खाता था, फाड़ करके पुक्की पाड़ के आवाज़ निकालता था, मांस को फाड़ के खाता था, और जैसे दोनों हाथ पाँव पे चलता था वैसे बालक भी चलने लगा, पूरा शरीर पे बाल। यानी उसके बाद जो बालक को एक शिकारी लाया पकड़ के, तब ये एब्रॉन महोदय अपना जो है इस पर रिसर्च किए, लेकिन सब प्रयास विफल हो गया। क्यों? अनुवांशिकता आया था, वातावरण ठीक से नहीं मिल पाया तो वो नहीं बन पाया। एक कहावत है देसी में कि जो कांच में निर्लिप है वो पाकल में फूट जाए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है आप अगर बालक को स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दीजिएगा तो बड़ा होने पे एक ही बार जो चाप दीजिएगा तो बालक ठीक नहीं हो पाएगा, हो सकता है पूरा पूरी गलत दिशा में ही चला जाए। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिए कैसे वातावरण होना चाहिए। इसको आप समझते हैं। देखिए तो आपको कह रहा है यहाँ पे वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल इसकी पुष्टि एब्रॉन का जंगली बालक उदाहरण लिया जा सकता है। आप समझिए, इस बालक का जन्म के बाद एक भेड़िया उठा के ले गया था। मैं आपको जैसे बताया, पालन पोषण जंगली पशु के बीच में हुआ। कुछ शिकारियों ने 1799 ईस्वी की बात है पकड़ के ले आया बालक। उस समय इसका आयु 11 से 12 वर्ष का था। अब कह रहा है उसकी आकृति पशु सी हो गई थी, जैसा जानवर था वैसा हो गया। उसके समान ही हाथ पैर से चलता था, कच्चे मांस खाता था। अब समझिए, उसमें मनुष्य के समान बोलने विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने का सब प्रयास विफल हुआ। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको आप परिवार से दूर रखिए और एक काल कोठरी में बंद कर दीजिए सब दिनों के लिए, तो आप एक दिन ऐसा पाएंगे कि बालक नहीं बोल पाएगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो एक काल कोठरी में है, या वैसे ही हुआ इसके पास, एब्रॉन के जंगली बालक के पास, कि वो जंगल में था तो जंगल की तरह सोचना समझना, जानवर की तरह हो गया, आवाज़ निकालना, सारे कुछ करना। तो यही है समाजीकरण। नहीं तो यहीं पे उठ करके आता है कि समाजीकरण बालक में ये वातावरण से आता है। तो वातावरण जैसा देंगे वैसे बालक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको कह रहा है वातावरण संबंधी कारक। थोड़ा समय देखूँ कितना हुआ, तो चलेगा वीडियो और 10-15 मिनट का दोस्तों। तो आप लोग बने रहे इत्मीनान से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं यह दावा करता हूँ कि चैप्टर को पूरी आप पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह मेरा दावा है इस चैप्टर से। अब समझिए, कह रहे वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है, यानी बहुत क्षेत्र में होता है। यही नहीं कि एक ही क्षेत्र में नहीं, वातावरण भी बहुत सारा क्षेत्र में होता है। चलिए अब कह रहे यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। यानी यहाँ पे समझना है कि वातावरण हो या आपको समाजीकरण हो, यह जन्म से शुरू होता है और ख़त्म मृत्यु तक। लेकिन वही कह दे विकास, तो विकास कहाँ से? तो गर्भधारण से, यानी गर्भावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से मृत्यु तक। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन अब आपको कह रहा है बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, संपूर्ण पर। शहरी ग्रामीण बालकों के विकास का अंतर इसमें समझा जा सकता है। यानी शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण परिवेश बालकों को सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है।
माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी गुण भी बालकों को प्रभावित करता है। कैसे नहीं प्रभावित करेगा, करेगा ही। पालन पोषण का प्रभाव उनके शैक्षिक विकास पर पड़ता है। कैसे कैसे पालन पोषण हुआ, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी वातावरण से निर्भर है। अब समझिए, अब जो है आपको ये है कर है वातावरण में भौतिक कारक क्या है। अब यहाँ पे है भौतिक कारक। ठीक है दोस्तों, क्या है, वातावरण संबंधी निम्न प्रकार से वर्णित है। अब यहाँ पे है भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर। यही हम आपको बताए थे कि ठंडे प्रदेश व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडैल, बुद्धिमान, धैर्य एवं अधिक होते हैं, जबकि गर्म प्रदेश के चिड़चिड़े तथा आक्रामक होते हैं। जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत का हमने आपको जो है सो दिया ही था एग्जाम्पल। अब है सामाजिक कारक, सोशल डेवलपमेंट फैक्टर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको पता है, नहीं दोस्तों, यह अरस्तु महोदय कहा था। अब कह रहा है सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारस्परिक अंतः क्रिया आदि बहुत से तत्व मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। तो यही हो गया सामाजिक कारक। इकोनॉमिक फैक्टर यानी आर्थिक कारक। बालक पे आर्थिक का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मनुष्य का शरीर विकास विकसित होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। सामाजिक विकास पर भी इतना ही प्रभाव पड़ता है। पैसे की कमी, निर्धनता, गरीबी आप लोग समझ सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि सांस्कृतिक कारक, कल्चर का भी इफेक्ट होता है। आज भारत एक पश्चिमी सभ्यता को पूरी अपनाने में तुला हुआ है, अपनी संस्कृति को छोड़ रहा है। नहीं दोस्तों, यह क्या है, कल्चर का इफेक्ट है। चलिए, सांस्कृतिक जो कहते हैं यहाँ पे जैसे क्या है कि हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार इत्यादि हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये सब क्या है, अब कह रहे हैं उनका ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िबद्धता समावेशित हो वहाँ समाज का विकास क्या होगा, अत्यंत मंद गति से होता है। ये सबको पता है। चलिए, अब आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षणिक महत्व है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसको समझना है। यहाँ पे कह रहा है आपको कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षणिक महत्व है। आप समझिए, यहाँ कहा जाता है कि ये आपस में दो प्रकार से जुड़े हुए, इनके पृथक किया जाता है, विकास कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी आनुवांशिकता और वातावरण के बिना विकास बालक में नहीं हो सकता। आप जान लीजिए पूरी। यहाँ पे आपको कह रहा है आनुवांशिकता और वातावरण शैक्षणिक महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्राकृतिक मतलब नेचुरल, यानी कहने का मतलब आनुवांशिकता, पालन पोषण मतलब वातावरण, दोनों को महत्व दिया गया। आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे अधिक लाभकारी समझने परिवेश को सुधार करना है। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिकता तो जो आ गया आपको माता पिता से वो बदल नहीं सकता है, लेकिन परिवेश के अनुसार हम बदल सकते हैं अपने आप को। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि ताकि बच्चे आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है, हम आपको बताए थे। और यह क्वेश्चन, यह जो पॉइंट है आपको मोस्ट भी है, आपको प्रश्न में सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब आपको कह रहा है कि शिक्षा किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते हैं आप इसको। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब आपको कह रहे हैं अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उनकी समस्याओं में समाधान को शिक्षक की सहायता करती है। आगे कह रहे हैं बालक को समझकर उसे शिक्षा निर्देश दिया जा सकता है। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का समान नहीं होता, एक समान नहीं होता है। अब कह रहा है शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा हुआ चीज़ है। मानसिक विकास अच्छा होता है, उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, यानी घर जो बनाने के लिए आपको जितना महत्वपूर्ण कुर्सी और खंभा यानी बेस का है, ठीक है दोस्तों, इतना ही महत्वपूर्ण आगे वातावरण का है। तो बेस निर्धारित वंशानुक्रम से होता है,
और वातावरण जो है सो उस पर बनने वाला बिल्डिंग है जितना अच्छा बनाइए आप, ठीक है, उसकी मांसपेशियां, हड्डियां, अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती है। वातावरण में अब कह रहा है बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है। अंडरलाइन करके आप BBI कर लेंगे इसको। यानी जो मिलना था वो तो मिल गया वहाँ से, अब यहाँ पे हमको विकास करना है। अब कह रहा है आपको विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार इनके परिवार का परिवेश ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है। जैसे देखिए कह रहा है चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना आदि अवगुणों के विकास में बालक के परिवार एवं उसके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। यानी उनके परिवार में यह गुण अगर वंशानुक्रम से है तो बच्चे में भी आ सकता है। बालक की रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए वातावरण अधिक जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम ठीक है तो इसका सार्थक दिशा मिल जाएगा। उदाहरण समझिए, कह रहे एक व्यवसायी के बच्चे जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि क्षमता पाई जाती है। यदि उसे व्यवसाय का परिवेश प्राप्त हो तो दिशा में सफलता मिल सकती है। आगे कह रहे आनुवंशिकता एवं वातावरण बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान अनुरूप विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। अब समझिए, यह चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया, लेकिन मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, सुनिए। वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, फिर भी समझिए। आप इसमें देखेंगे कि वंशानुक्रम और अनुवांशिकता और पर्यावरण को कभी भी अलग नहीं करेंगे। यह दोनों क्या है, एक रिलेटेड है, जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है दोस्तों, जितना इसका महत्व है इतना इसका भी महत्व है। कहीं कहीं आपको ये संभव नहीं है कि दोनों माता पिता से बराबर में मात्रा में ही आएगा, कम ज़्यादा आ सकता है, लेकिन एक बालक का विकास के लिए पूरा पूरी यह दोनों जिम्मेदार होता है। इसमें घर रूपी घर बनाने के लिए बेस जो बनाते हैं, पिलर जो देते हैं, उसका काम वंशानुक्रम करता है। तो इस पे बिल्डिंग बनाने का काम जो है सो वातावरण करता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छा प्रकार से समझे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं रिप्लाई करने का कोशिश भरपूर करूँगा। और जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके प्लीज़ शेयर कर देंगे। अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।